एक बार की बात है, किसी जंगल में आम से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा घर मौजूद था। उस घर के अंदर काला और सफेद चांद रहते थे। उन दिनों वह दोनों चांद गर्भवती थे। दोनों के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। जादुई आम घर उन दोनों को उनके जरूरत की सारी चीजें दिया करता था। लेकिन फिर एक दिन उस जंगल के अंदर एक लालची और धोखेबाज जादूगर आ जाता है। जादूगर की नजर जैसे ही दोनों काले सफेद चांद पर पड़ती है तो उसके मन में लालच आ जाता है। ये दोनों चांद इस समय गर्भवती है। मैंने सुना है कि अगर इस समय दोनों चांद को जादुई कुएं के अंदर फेंक दिया जाए तो यह दोनों दो चमकदार हीरे के रूप में बदल जाएंगे। फिर उन हीरों का इस्तेमाल करके दुनिया का कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद जादूगर दोनों चांद को पकड़ने के लिए आम घर के पास पहुंच जाता है। लेकिन जादूगर को देखते ही काला सफेद चांद सारी बात समझ जाते हैं। अरे ये देखो, ये जादूगर हम दोनों को पकड़ने आया है। चिंता मत करो, हमारा जादुई आम घर इसे सबक सिखाएगा। उसके बाद आम घर की खिड़की से ढेर सारे बड़े बड़े आम बाहर निकलकर जादूगर के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन तभी जादूगर अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेता है। तुम दोनों चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरे हाथों नहीं बचोगे। मैं तुम दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। तभी आम घर के अंदर से ढेर सारे बड़े बड़े कांटे हवा में उड़कर जादूगर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जादूगर अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां पर आग प्रकट कर देता है, जिस वजह से सारे कांटे जलकर राख हो जाते हैं। ये जादूगर तो बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे लगता है हमें यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। उसके बाद दोनों चांद आम घर के अंदर सवार हो जाते हैं। फिर आम घर हवा में उड़कर वहाँ से जाने लगता है। यह देख जादूगर वहाँ पर अपनी उड़ने वाली बकरी प्रकट कर देता है। फिर वह बकरी के ऊपर बैठकर जादुई आम घर का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी अचानक आसमान में मौसम बिगड़ जाता है और चारों तरफ बड़ी बड़ी बिजलियां गिरने लगती है। देखते ही देखते कुछ बिजलियां जादूगर के ऊपर गिर जाती है। फिर वह अपनी बकरी के साथ घायल होकर नीचे धरती पर गिर जाता है। मर गया रे, मेरी हड्डी पसली टूट गई। ओहो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बिजलियां आम घर के ऊपर भी गिरती है और वह आम घर जलते हुए धरती पर गिर जाता है। तभी वहां से गुजर रही निकिता नाम की लड़की की नजर उस आम घर के ऊपर पड़ती है। अरे ये क्या, ये आम घर में तो आग लग गई है। फिर निकिता फौरन बगल वाली नदी से बाल्टी में पानी लाकर आम घर के ऊपर डालने लगती है। थोड़ी ही देर में आम घर के ऊपर लगी आग पूरी तरह शांत हो जाती है। तभी निकिता की नजर काले और सफेद चांद पर पड़ती है। वह दोनों पूरी तरह बेहोश हो चुके थे। अरे ये क्या, ये दोनों चांद गर्भवती है और बेहोश हो गए हैं। मुझे इन दोनों की रक्षा करनी होगी। फिर निकिता अपने घर से बैलगाड़ी लेकर आती है और दोनों चांद को बैलगाड़ी के ऊपर रखकर अपने घर ले जाती है। निकिता बहुत ही गरीब थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी बड़े जादूगर को बुलाकर दोनों चांद का इलाज करवा सके। फिर निकिता अपने दादा को सारी बात बता देती है। निकिता का दादा बहुत ही समझदार था। मुझे लगता है कोई बुरी शक्ति इन दोनों को जान से मारना चाहती है। चलो बेटी, हम इन्हें अपने घर के तहखाने में छुपा देते हैं। उसके बाद निकिता अपने दादा के साथ मिलकर काले और सफेद चांद को अपने घर के नीचे बने तहखाने के अंदर छुपा देती है। दादाजी, हमें फौरन इन दोनों का इलाज करवाना होगा, वरना इन दोनों की मौत हो जाएगी। चिंता मत करो बेटी, मैंने अपनी जवानी में थोड़ा बहुत जादू सीखा था। मुझे पता है अगर हम इन दोनों को मिट्टी के मटके बनाकर उसके अंदर रख दें तो कुछ दिनों तक ये दोनों जिंदा रहेंगे। तब तक हम किसी बड़े जादूगर को लाकर इन दोनों को ठीक कर देंगे। उसके बाद निकिता अपने दादा के साथ मिलकर मिट्टी से 2 बड़े मटके तैयार कर लेती है। फिर वह दोनों काले और सफेद चांद को दोनों मटके के अंदर डाल देते हैं। फिर निकिता का दादा कुछ मंत्र पढ़कर दोनों मटके बंद कर देता है। इस तरह देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, दादाजी, मुझे नई किताबें खरीदनी हैं। जब भी मैं अपनी सहेलियों से किताबें मांगती हूँ तो वे सभी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती है और कोई भी लड़की मुझे अपनी किताब नहीं देती। देख बेटी,
आज मैंने कुछ ड्रेस सिलकर तैयार की है, शाम को मुझे इसके पैसे मिल जाएंगे, तब तू किताबें खरीद लेना। फिर शाम को निकिता का दादा वह सभी ड्रेस अंजलि नाम की एक औरत के घर पहुंचाकर उससे पैसे लेकर आ जाता है। ये ले मेरी बेटी, इन पैसों से अपने लिए नई किताबें खरीद लेना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ दादाजी, मैं इन पैसों से अपनी सारी किताबें खरीद लूंगी। लेकिन तभी अचानक वहाँ अंजलि आ जाती है। क्यों रे बुड्ढे, लगता है तेरी आंखें पूरी तरह खराब हो गई है। तूने मेरी ड्रेसों की सिलाई बिल्कुल अच्छी नहीं की, तेरी वजह से मेरे इतने महंगे कपड़े खराब हो गए। शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, लाओ मैं तुम्हारी ड्रेस फिर से सिलकर तैयार कर दूंगा। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे ड्रेस सिलने का काम दिया था, लेकिन तू किसी काम का नहीं है। कपड़े सिलने से अच्छा है तू सड़क पर खड़ा होकर भीख मांग। ला जल्दी से मेरे पैसे वापस कर। फिर मन मारकर निकिता अंजलि को सारे पैसे वापस कर देती है। अंजलि के जाने के बाद निकिता अपने दादा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ गरीब होने की वजह से बेचारी निकिता एक ही कपड़े पहनकर स्कूल जाया करती थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जिस वजह से उसके स्कूल की सभी लड़कियां हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी। फिर एक दिन निकिता के स्कूल में पढ़ने वाला पिंटू नाम का अमीर लड़का सभी बच्चों को अपने जन्मदिन की पार्टी देता है। दूसरे बच्चों के साथ साथ निकिता भी उसके घर खाना खाने पहुंच जाती है। लेकिन निकिता के फटे पुराने कपड़े देखकर पिंटू मुंह बना लेता है। ए वहीं रुक जा, तू यहाँ आकर खाना नहीं खा सकती। तेरे कपड़े बहुत ही फटे पुराने हैं, तू एकदम भिखारी लग रही है। सुन लड़की, अब तू यहाँ तक आ ही गई है तो मैं तुझे यहाँ से नहीं भगाऊंगी। लेकिन हाँ, तू घर के अंदर खाना नहीं खा सकती। घर के बाहर हमने भिखारियों के लिए खाना खाने की व्यवस्था की है। जा उन भिखारियों के साथ लाइन में बैठकर खाना खा ले। उसके बाद निकिता सड़क के किनारे बैठे भिखारियों के साथ लाइन में बैठ जाती है। तभी वहाँ उसके क्लास की दूसरी लड़कियाँ भी आ जाती है। ये देखो, ये निकिता बिल्कुल सही जगह बैठकर खाना खा रही है, ये इसी लायक है। देखो, इस तरह हमेशा मेरी गरीबी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, क्या पता कल मैं भी तुम्हारी तरह दौलतमंद बन जाऊं। अरे रहने दे, ये तेरा सपना इस जन्म में कभी पूरा नहीं होगा। तू भिखारी पैदा हुई थी और भिखारी ही मरेगी। उसके बाद वे सभी लड़कियां हंसते हुए पिंटू के घर के अंदर चली जाती है और मजे से खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ पेट भर खाना खाने के बाद निकिता को अपने दादा का ख्याल आता है और वह चुपके से ढेर सारा खाना एक प्लास्टिक के अंदर डाल लेती है। लेकिन निकिता जैसे ही वहाँ से जाने लगती है कि तभी कुछ लड़कियां उसे पकड़ लेती है। क्यों रे, खाना चुराते हुए तुझे शर्म नहीं आती? पेट भर खाना खाने के बाद भी तू खाना चोरी कर रही है। इस पर तरस खाकर मैंने इसे खाना खाने दिया, लेकिन ये तो एक चोरनी निकली। नहीं नहीं, मैं चोरनी नहीं हूँ। दरअसल मेरे दादा भूखे हैं, इसीलिए मैं अपने दादा के लिए खाना लेकर जा रही थी। मेरी नजर में तो तू एक चोरनी है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। चलो सब मारो इसे। उसके बाद वे सभी निकिता से खाना छीनकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।